राजीव है और बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके जाता हूँ। मेरा जन्म हुआ यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, एक गांव पड़ता है बीरखेड़ा। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी गांव में खेती किया करते थे और मेरे जो दादाजी हैं वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे। और हम एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते करते हैं इनफैक्ट। और गांव में मेरी परवरिश हुई। मेरा जो बचपन है वो पूरा गांव में बीता। हम लोग खेत में जाया करते थे। गांव में जो बच्चे करते हैं वो सभी हम लोगों ने किया। और उसके बाद मेरे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब लगी। वो दिल्ली स्कूल में गवर्नमेंट टीचर की उनकी जॉब लगी, तो गांव से हम दिल्ली शिफ्ट हुए। और दोस्तों, जो लोग माइग्रेंट होते हैं, जो गांव से दिल्ली आते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनको अपनी लाइफ को सेटल करने में 10-15 साल लग जाते हैं। बहुत मेहनत के साथ मेरे पिताजी ने हम लोगों की लाइफ की शुरुआत करी दिल्ली में। वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे स्कूल के बाद में। वो कोशिश किया करते थे कैसे भी एक्स्ट्रा इनकम आए और हम लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स ने किया हमें पढ़ाने के लिए। और दोस्तों, खिलौने क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होता है, हमें पता ही नहीं था। हम एक छोटे से मकान में, 25 गज के मकान में, गोकलपुर एक जगह पड़ती है, गोकलपुर गांव, वहां हमने अपनी दिल्ली में जिंदगी की शुरुआत करी। और मैं बहुत छोटा था, लगभग 6 या 7 साल का रहा होऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा याद भी नहीं है, बस मुझे वो अभाव आज भी याद है। वो छोटा सा घर हुआ करता था, एक छोटा सा कमरा, उसी में हम सभी लोग रहा करते थे। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी। उसके बाद फिर हम मौजपुर शिफ्ट हुए, फिर यमुना विहार शिफ्ट हुए और मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग मैंने यमुना विहार में, एक स्कूल पढ़ता है टेंट वाला स्कूल, बहुत सारे लोग चूंकि इस एरिया के हैं तो वो जानते होंगे। टेंट वाले स्कूल से मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई 12वीं तक। 11वीं तक मैं, 10वीं तक मैं टेंट वाले स्कूल में पढ़ा और 11वीं 12वीं मैंने बिल्डिंग वाले स्कूल से करी। इसके बाद में 11वीं 12वीं क्लास में सभी लोगों के सामने एक कंफ्यूजन होता है कि हमें कैरियर में क्या करना है, हमें आने वाले समय में हमें क्या बनना है, किस तरफ, किस डायरेक्शन में हम जाएं। दोस्तों, इसी की चीज के लिए आज की डेट में बहुत सारे लोग कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। तो वो दौर भी था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत गरीबी देखी, बहुत अभाव देखे। ना हमारे पास अच्छे कपड़े हुआ करते थे, ना अच्छा घर था, ना अच्छे जूते होते थे। लोग दिवाली पे इतने पटाखे जलाया करते थे, हम लोग देखा करते थे। तो वो जो अभाव था, कहीं ना कहीं वो अंदर भरा हुआ था कि कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपने सपने पूरे करने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। मुझे अच्छे से याद है, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हम 3 भाई हैं, हमारे माँ बाप ने इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए। उन्होंने कभी अपने लिए कपड़े नहीं बनवाए, कभी वो घूमने फिरने नहीं गए। उनका फोकस ये रहता था कि कैसे भी करके हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की सिर्फ एक फाइट होती है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे, उनकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही सोच करके इसी उधेड़-बुन में मैंने 11th 12th किया और 12th करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। दोस्तों, ये वो समय था, 1997 की बात कर रहा हूं मैं, जब लोग इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ जाया करते थे और हेवी डोनेशन देकर के उनका एडमिशन हुआ करता था। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं साउथ से इंजीनियरिंग कर सकूं। तो परसेंटेज के बेसिस पे मेरा एडमिशन पूसा पॉलिटेक्निक में हुआ। वहां से मैंने प्रिंटिंग से डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां हमेशा स्कैरेसिटी बनी रहती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, एक इलाहाबाद और एक दूसरा हमारा दिल्ली में। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे खुले। तो हमारे यहाँ अक्सर क्या होता था कि आप कैंपस से ही इंजीनियरिंग करते समय आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो उस समय तो मुझे लगता था कि जैसी मेरी इंजीनियरिंग खत्म होगी, मेरी जॉब लगेगी, हमारी लाइफ के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिंदगी कुछ और आपसे करवाना चाहती है। तो मेरा कैंपस से सिलेक्शन हुआ थॉमसन प्रेस, जो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर में मेरा उसमें कैंपस में सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट 3 लड़के थे हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था उस कंपनी के अंदर। और वहां से सिलेक्शन होने के बाद में मैंने कॉलेज पास आउट किया। और कॉलेज पास आउट करने के बाद में मैंने जैसे ही जॉब ज्वाइन किया, तो आप में से बहुत सारे लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उन्हें पता होगा कि जब भी हमारा किसी टेक्निकल जॉब में सिलेक्शन होता है तो हमारा इंडक्शन होता है। यानी उस कंपनी के बारे में हमें पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। कहीं वो इंडक्शन 10 दिन का होता है, 15 दिन और एक महीने का होता है। तो मेरा इंडक्शन जो था वो 15 दिन का था। और मुझे लगा यार, जो लोग जॉब को ऐसे ही बुरा भला बोलते हैं तो बड़ी शानदार है, 9:30 बजे आओ और शाम को 6 बजे निकल जाओ। उन्हें क्या पता था कि मैं आई वॉज इन हनीमून पीरियड, मतलब मैं तो अभी सिर्फ हनीमून पीरियड में हूँ, असली तो पता मेरे को आगे चल के लगने वाला है। दोस्तों, 15 दिन के इंडक्शन के बाद मुझे प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजा गया।
और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से अगर कोई बिलोंग करता है या वो किसी को जानता है, उससे पूछिएगा कितनी टफ इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ एक नियम है, अगर हमारा दूसरा शिफ्ट इंचार्ज नहीं आएगा तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कितनी बार 72 घंटे की शिफ्ट करी दोस्त। पहले ही 1 साल के अंदर मुझे समझ में आ गया कि जो सपने मैंने अपनी लाइफ के लिए देखे थे, वो सपने नौकरी से कभी पूरे होने वाले नहीं है। मैं नौकरी को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जॉब से हम उन सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के सपने हम देखते हैं। बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एज अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे हाथ में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। हालांकि मैंने बीच में बहुत हाथ पैर मारे, मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस ट्राई किए, मैंने बहुत कुछ करके देखा। बट जब आपके पास पैसा नहीं होता और तजुर्बा नहीं होता, तो आपके पास बार बार जो चीज बचती है वो होती है घाटा और धोखा। दोस्तों, मैं जितनी भी सेविंग्स करता था, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था। कभी ये बिजनेस ट्राई किया, कभी ये बिजनेस ट्राई किया, और लास्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचता था। आई वॉज मैं परेशान था अपनी लाइफ से। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसके मैंने सपने देखे थे। और मैं भगवान से सिर्फ एक प्रेयर करता था कि भगवान तू मुझे कोई ऐसा मौका दे जिससे मैं भी अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बना सकूं। और दोस्त, एक कहावत है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो ऊपर वाला आपको उससे मिलाने की साजिश करता है। इसी बीच में हमारे पड़ोस में एक हमारे मित्र रहा करते थे, ठाकुर साहब। उन्होंने मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया। ये बात मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग नए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस बताने के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे एक सेमिनार में इनवाइट किया, और वो सेमिनार था दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी का, जो कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है। और पूरी दुनिया से उस कंपनी के जितने अचीवर्स थे वो इंडिया आए हुए थे। ये उनकी लॉन्चिंग थी, फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्चिंग थी इंडिया में, और वो प्रोग्राम था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और दोस्तों, आज वेस्टीज की बदौलत मुझे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आगे बैठने का मौका मिलता है, लेकिन उस दिन मैं सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ था। और वहां से मैं स्टेज को देख रहा था। पूरी दुनिया से बड़े बड़े अचीवर्स उस कंपनी के वहां आए हुए थे। और बिलीव मी, उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उन लोगों के बात करने का तरीका, उनका वो इंग्लिश का एक्सेंट, उनकी वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनके वो नाम ले रहे थे, वो बात कर रहे थे रोल्स रॉयल्स की, वो बात कर रहे थे फरारी की। एक ने बोला कि उसके पास अपना प्राइवेट अपना हवाई जहाज है और अपने आइलैंड्स हैं। दोस्त, मेरे को नींद नहीं आई। मैं एकदम मेरे मुंह से निकला कि दिस इज द लाइफ विच आई वाज वांटेड। मैं यही जिंदगी जीना चाहता था। अभी मुझे नहीं पता कि उस बिजनेस में करना क्या है, बट मुझे वो लाइफस्टाइल बड़ा पसंद आया उन लोगों का। और मैं उस रात सो नहीं सका। अगले दिन मैंने ठाकुर साहब को फोन किया। मैंने कहा सर, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है और इस बिजनेस में करना क्या होता है। तो ठाकुर साहब बोले, यार मेरे को तो ये समझ में आया नहीं और मैं तो करूंगा नहीं। इसमें कुछ 4500 रुपए लगते हैं। मेरे को जिसने बुलाया था, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ, तुम उसी से बात कर लो। आप सोचिए, जो आपको मीटिंग में लेके जाए वही नेगेटिव हो गया हो तो आपका क्या होगा। बट मेरे सपने मेरे थे, मेरे ड्रीम्स अपने थे। मैंने ठाकुर साहब के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं किया। मैंने उस अपलाइन को फोन किया, उन्होंने मेरे को पूरा प्लान बताया डिटेल में। हालांकि मुझे समझ में उस समय कुछ नहीं आया। मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड करना है। दोस्तों, मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। काम करते 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 मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। उस समय जो मेरी एज थी वो लगभग 22 साल के आसपास की रही होगी। ढंग से मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी और मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था। तो कोई मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करता था। पूरे 6 महीने मैं ऑफिस से वापस आता था, लोगों को प्लान शेयर करता था, लेकिन कोई भी मेरे साथ ज्वाइन करने को तैयार नहीं होता था। हालत ये थी कि मैं जिसके पास भी जाता था वो मेरा मजाक बनाता था या मुझे कोई सलाह दे करके भेज दिया करता था। और उनका ये सलाह देने का लॉजिक गलत भी नहीं था, क्योंकि हम अक्सर अपने जैसे ही लोगों को जानते हैं। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम जिन लोगों को जानते थे वो भी हमारे जैसे ही होते थे। उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हुआ करते थे दोस्तों, वो होते थे कार वॉश। और कार किसी के घर में होती नहीं। हमारे जान पहचान वालों में ज्यादातर लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी। और साइकिल धोने के लिए कोई 550 रुपए का बोतला यूज करेगा ऐसा कोई करता नहीं था, क्योंकि साइकिल तो पानी से भी साफ हो जाती है। बहुत अच्छी कंडीशन जिनकी हुआ करती थी उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। दोस्तों, दूसरा उनका प्रोडक्ट आता था फ्लोर क्लीनर। और अक्सर हमारे जानने वाले लोगों के घर में जो फ्लोर होते थे वो कच्चे होते थे, या टाइल्स आती थी, ईंट की टाइल, उनको उल्टा करके बिछाया जाता था, वो फर्श बनाया जाता था। तीसरा जो प्रोडक्ट आता था दोस्तों, वो होता था मतलब नाम नहीं लूंगा प्रोडक्ट का, ग्लास क्लीनर आता था। और हमारे घर में तो ले दे के एक ही ग्लास होता था जो वॉश बेसिन के ऊपर टंगा होता था, जिसमें मुंह देख के हम बाल काढ़ा करते थे। तो वो सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो हमारे यूज के ही नहीं थे।
हम बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन दोस्तों कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता था। और एक चीज अच्छी हुई दोस्तों, उस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं उसका पार्ट बन गया था। दिल्ली में फिक्की ऑडिटोरियम में एवरी ट्यूसडे उसकी एक मीटिंग हुआ करती थी, और मैं रोजाना पूरे हफ्ते लोगों को इनवाइट किया करता था। पूरे हफ्ते में प्रोस्पेक्टिंग करता था, स्ट्रेंज कॉन्टेक्टिंग करता था, लोगों को बुलाता था, और हर मंगलवार रिजल्ट क्या होता था, मैं अकेला उस मीटिंग में हुआ करता था। वो मीटिंग अटेंड करके करके मेरे को धीरे 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 उस इंडस्ट्री के ऊपर फेथ बिल्ड होना शुरू हुआ। मुझे एक चीज समझ में आनी शुरू हो गई कि अभी हम लोग एक अंडर डेवलप्ड मार्केट है। जैसे अगर मैं बात करूं बिस्लरी की, दोस्तों आज बिस्लरी एक बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर यही चीज की बात करूं मैं सन 2000 के आसपास में, 90s की बात करूं, 1990 में, तो कौन आदमी बिस्लरी पीता था? जनरली लोग जब ट्रैवल करते थे तो अपने थैले में एक लोटा लेके चला करते थे, और एक हर बस अड्डे पे नल लगा होता था, लोग उससे पानी पिया करते थे। और आप लोगों को हंसी आएगी, मैं जब कॉलेज पास आउट हो गया उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि जो बिस्लरी की बोतल में पानी आता है ये मीठा होता होगा, तभी लोग इसे खरीद के पीते हैं। क्योंकि 2000 के आसपास की अगर मैं बात करूं, सन 2000 की, तो दूध और बिस्लरी का रेट सेम हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसमें कुछ मीठा पानी होता होगा। और एक शादी में जब मुझे जाने का मौका मिला, तो एक शादी में बिस्लरी की बॉटल्स रखी हुई थी, मुझे आज भी याद है। मैंने एक बॉटल खोल के पानी पिया, तो मैंने कहा अरे तो पानी जैसा ही है। पागल लोग होते होंगे जो खरीद के पानी पीते हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट कई बार अंडर डेवलप्ड या ओवर डेवलप्ड होते हैं। तो उस कंपनी के लिए भी वो मार्केट उस समय अंडर डेवलप्ड था। वहां के लीडर्स हमें समझाया करते थे कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगी और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। लेकिन दोस्त मेरे सपने उस समय बहुत बड़े हो चुके थे, मैं कुछ करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक इंडियन कंपनी के बारे में पता लगा। मेरे एक किसी के थ्रू मुझे मिलने का मौका मिला रिजवान खान जी से, जो आज आप सभी लोग उनको जानते हैं। उन्होंने मुझे एक इंडियन कंपनी के बारे में बताया, और प्रोडक्ट भी वो बहुत रीजनेबल थे और हमारे यूज के थे। दोस्त मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। हालत ये थी कि 6 महीने के अंदर मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत जुनून था, बहुत आग थी अंदर, मैं कुछ करना चाहता था इस इंडस्ट्री में। लेकिन ब्रेकडाउन्स आपकी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। मेरा ट्रांसफर लुधियाना कर दिया गया, जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने वहां भी बहुत कोशिश की, और मुझे बार बार ट्रांसफर किए जाते थे। और फाइनली 2006 में जब मैं दिल्ली वापस सेटल हुआ, तो मैंने उस बिजनेस में बहुत तेजी से काम करके उसका एक लेवल हुआ था, टेक्निकल लेवल, वो अचीव किया, और एक अच्छा लाइफस्टाइल हम लोगों का हो गया था। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का मैनेजमेंट अगर प्रोफेशनल नहीं है, तो आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं है, आप अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी की बात करेंगे जहां हम जॉब करते हैं, वहां का मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी उस कंपनी के अंदर नहीं हो सकती। दोस्त यही हमारे साथ हुआ। रिजवान जी, मैं, गिरी जी, धर्मेंद्र मान जी, हम सभी लोग उस कंपनी में बहुत शिद्दत के साथ काम किया करते थे। हम बहुत ट्रैवल करते थे, हम नेटवर्क बनाया करते थे। हम जब वापस आते थे वो नेटवर्क खत्म हो जाया करते थे। दोस्त इसी तरीके से हम काम कर रहे थे, लेकिन अपना कमिटमेंट लेवल क्या है कि जिस कंपनी में हमने काम करना शुरू कर दिया, फिर हम उसे छोड़ते नहीं थे। बट रोजाना वहां नए प्लान चेंजेस होते थे, नई नई प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत होती थी। तो उसकी वजह से हो क्या रहा था कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन हमें रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे। दोस्त 70-80 हजार रुपए वहां मेरी इनकम थी, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। बट मेरे सपने बहुत बड़े थे, मैं उस इनकम के लिए नहीं आया था, मेरी सोच बहुत बड़ी थी। इसी बीच उस कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और दोस्तों एक समय ऐसा आया जब ये बात है नवंबर 2011 की, उस कंपनी में इरेगुलरिटीज की वजह से उस कंपनी को बंद कर दिया गया, और हम लोग सड़क पे आ गए, क्योंकि तब तक मैं अपनी जॉब भी छोड़ चुका था और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम कर रहा था। दोस्तों ये वो समय था जब मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। और आने वाले जो 6 महीने थे वो बहुत स्ट्रगल भरे रहे दोस्तों। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खर्च हो गई, सब खत्म हो गई। परिवार का एक एक आदमी मजाक उड़ाने लगा, चारों तरफ जहां भी जाए बेइज्जती होती थी। हम बड़े कंफ्यूजन की अवस्था में थे। हम सभी लोग, उस कंपनी के जितने भी लीडर्स थे, वो धरना दिया करते थे कैसे भी हमारी कंपनी खुल जाए। लेकिन इस सब प्रोसेस के बीच में एक घटना घटित हो रही थी, और वो घटना थी, एक व्यक्ति लगातार मुझे पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा था। वो रेगुलर बेसिस पे मुझे फोन किया करता था, और वो पर्सनैलिटी और कोई नहीं, हम सबके चहेते मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी थे। दोस्त वो हर महीने सुबह शुरुआत में और लास्ट में मुझे फोन किया करते थे, हेलो हाय किया करते थे। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो कंपनी बंद हो गई है, अगेन उनका फोन आया। बीच में तो मैंने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया था।
विवेक सर का फोन आया, उन्होंने बोला कि बहुत बुरा लगा आप लोगों की कंपनी के बारे में सुनकर, क्या हम लोग एक बार बैठ सकते हैं? और अक्सर हम पांचों लोग साथ में रहा करते थे, धर्मेंद्र मान जी, गिरी जी, रिजवान जी और रेहान भाई। तो मैंने ये प्रपोजल सभी के सामने रखा और उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं। बट रिजवान जी ने शुरू में अपोज किया, लेकिन धर्मेंद्र मान जी ने बोला कि यार अगर ये बात वेस्टीज की कर रहे हो तो मुझे पता लगा है कि मिस्टर गौतम बाली इस कंपनी को लीड कर रहे हैं एंड ही इज अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो ऐसे करके हम पांचों में डिस्कशन हुआ और हम विवेक सक्सेना जी से मिले। विवेक सक्सेना जी ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें नहीं आई, बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और ये बात विवेक सक्सेना जी ने अच्छे से समझ ली और उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से और गौतम बाली जी से। और दोस्तों यकीन मानना, 5 मार्च 2012 का दिन वो हम पांचों लोगों को आज भी याद है। बाली सर ने जब हम वहां गए, पहले सिद्धार्थ जी ने हमें बिजनेस प्लान बताया, अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाई, और जब हमने उनकी इनकम स्टेटमेंट देखी, 19 लाख रुपए से ज्यादा का चेक उनका एक महीने का, दोस्तों हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। नेटवर्क मार्केटिंग में एक महीने में 19 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं, हमें यकीन ही नहीं था। उसके बाद हमारी मुलाकात बाली सर से हुई। बाली सर ने फिर से हमें सारा प्लान दोबारा से दिखाया, इररिस्पेक्टिव कि उनका उस दिन बर्थडे था। उन्होंने अपना फोन साइलेंट करके उल्टा रख दिया और हमें पूरा प्लान समझाया। और प्लान समझाने के बाद में हमारे दिक्कत सिर्फ एक ही थी। हमने कहा सर सारी बात ठीक है, बस एक सवाल है। बाली सर बोले क्या? मैंने कहा भाग गई तो वो पहले तो बहुत तेज हंसे, बोले ऐसा सवाल क्यों पूछा? मैंने कहा सर हम आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन कंपनी तो रहे। हम तो जहां काम करते हैं वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तब बाली सर ने बताया देखो गारंटी कुछ नहीं होती, बट ये कुछ मेजर कारण है जिनकी वजह से कोई भी कंपनी बंद होती है। ये वो कारण है जिसकी वजह से कंपनियां ग्रो नहीं करती, और ये वो कारण है मार्केटिंग प्लान के अंदर जिसकी वजह से लीडरशिप को पैसा नहीं जाता। दोस्त वो काउंसलिंग हमारी इतनी शानदार रही, उसी दिन हम पांचों ने डिसाइड किया कि हम अब इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करेंगे। और एज अ ग्रो रिच एसोसिएट हम पांचों लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में काम करना शुरू किया, और काम करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। दोस्तों हमारी जेब में इतने पैसे नहीं होते थे, हमें समझ में नहीं आता था कि हम बाइक में पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं। मैं आप लोगों से आज इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं आज वो चैलेंजेस आ रहे होंगे। बस हिम्मत मत हारना। कितनी बार ऐसा हुआ दोस्तों, हमारे घर में नेगेटिविटी थी, घर वाले सारे अपोजिशन में थे। घर वाले बोला करते थे तूने इंजीनियरिंग किया है, इतना सब कुछ किया है, तो क्यों गली गली घर घर धक्के खाता हुआ घूमता रहता है? मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे इन लॉज, सब लोग ये बात बोला करते थे। घर में जाओ तो एक अलग नेगेटिविटी का माहौल था। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो 9, 10, 11, 12 कब बच जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि लोग शाम को फ्री होते हैं और हमारा मार्केटिंग प्लान हम लोगों को शाम को शेयर करते हैं। तो अक्सर मैं 11 बजे 12 बजे जब घर जाया करता था, घर से फोन आता था कि खाना बना के रखें, तो मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को मैं ज्यादा परेशान करूं। मैं उनको बोल दिया करता था मैंने खाना खा लिया है, जबकि 2-2, 3-3 दिन ऐसे निकल जाया करते थे, हम रात को कभी खाना ही नहीं खाते थे। खाना हमें सुबह को ही नसीब हुआ करता था, और जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि हम खरीद के कुछ खा सके। दोस्त एक एक दिन में 8-8, 9-9, 10-10 होम मीटिंग हम लोग किया करते थे। इस बिजनेस में आपकी सफलता आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। लोग कहते हैं कि 1 साल में सफलता मिलती है, लोग कहते हैं 2 साल में सफलता मिलती है। मैं कहता हूं कि आपके नंबर ऑफ प्लान से सफलता मिलती है। आपके अंदर अगर जुनून है, आप दिन के अंदर, एक दिन के अंदर अगर 4 से 5 से 6 होम मीटिंग कर सकते हैं या जूम मीटिंग कर सकते हैं, तो आप जल्दी सफल होंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक हफ्ते में 2 करेंगे तो कई साल लगेंगे आपको। तो ये आप इस बिजनेस में पैसा आपके काम की स्पीड के ऊपर आपको मिलता है। दोस्त बहुत चैलेंजेस थे इनिशियल डेज में, पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है वो वाक्य, मैं हर जगह शेयर करता हूं। मेरा मैक्सिमम नेटवर्क पुरानी कंपनी में आउट ऑफ स्टेशन हुआ करता था। एटा, आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ, कलकत्ता। मैं कलकत्ता अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जा रहा था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। कालका एक्सप्रेस चलती है सुबह को, नई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मैं उसमें बैठ गया था जनरल डब्बे में। एक न्यूज़पेपर का बंच मैंने रखा हुआ था, और कानपुर से थोड़ा सा पहले एक फ्लाइंग चेकिंग हुई और मुझे पकड़ लिया गया, विदाउट टिकट था। कानपुर पे मुझे उतार लिया गया, और बहुत ठंड के दिन थे वो, और पूरी रात में कानपुर सेंट्रल पे ठंड में कुकुड़ते हुए मैंने बिताया। और मैंने टीटी को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखो मैं शरीफ इंसान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूं और मैं प्लान दिखाने के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ। पता नहीं उस बेचारे को क्या दया आई, उसने मेरे को जेल में नहीं भेजा, बट उसने पूरी रात मेरे को बिठा के रखा। अगले दिन फिर कालका आई, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं सुबह फिर अगले दिन उस ट्रेन में बैठ के कलकत्ता पहुंचा, वहां वर्किंग करी। हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे खाने के। आप किसी भी शहर की धर्मशाला के नाम मेरे से पूछ लो, जो बड़े मेजर शहर है ना, रेलवे स्टेशन के पास बजट होटल होते हैं जो 100-100, 150 रुपए में आपको रूम दे देते हैं, सब पता थे।
कहाँ 10 रुपए की थाली मिलती है, काम करते करते सब पता लग गया था। वसुंधरा में हमारा पुराना वाला जो ऑफिस था, उसके ठीक नीचे पराठे वाले की दुकान थी, जो 10 रुपए के 3 पराठे दिया करता था, और हम पांचों लोग मिलके पैसे डाल के वो पराठे खाया करते थे। लेकिन दोस्त एक बात बताऊं, उस समय भी हमारी आंखों में सिर्फ सपने हुआ करते थे। हम आज की परिस्थितियों से परेशान नहीं होते थे, हम सिर्फ आगे की तरफ देखा करते थे, क्योंकि सेमिनार्स में सिद्धार्थ जी की एक बात दिमाग में भरी हुई थी कि आपको अगर सफलता पानी है तो ड्रीम मोड में रहो, प्रेजेंट लाइफ में मत रहो, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ आपको नेगेटिव बना सकती है। ड्रीम मोड ही वो मोड है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों करते 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 शुरुआत में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लोगों को प्रोडक्ट देते थे, उल्टे सीधे रिजल्ट आते थे। एक बार मुझे याद है, हम अक्सर साथ में काम करते थे, मैं और गिरिजी सीमापुरी में हम प्लान दिखाने जाया करते थे, त्रिलोकपुरी। तो पार्क के पास में एक बुजुर्ग महिला थी जो प्रेस किया करती थी, और हम पार्क में बैठ के ज्यादातर प्लान दिखाया करते थे। वो बुजुर्ग महिला बोली, बेटा मेरे भी घुटने में दर्द है, कोई दवाई है तुम्हारे पास? तो हमने उसे ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और नोनी दिया। तो अगले दिन जब हम उससे पहुंचे तो वो बुजुर्ग महिला बोली कि बेटा वो जो पुड़िया सी निकलती है तुम्हारी डिब्बी में, वो तो मैंने खा ली, अब गोली कैसे खानी है ये बताओ। अरे मैंने कहा ये तो सिलिकॉन जेल खा गई बेचारी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में बहुत सारी हुई, बहुत सारे किस्से हैं जो अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, कभी मिलेंगे तो मैं शेयर करूंगा। मतलब लड़खड़ाते हुए उठते बैठते हमने काम करना शुरू किया। एक बर्निंग डिजायर जो हमारे अंदर थी, वो बर्निंग डिजायर क्या थी कि हमारी चारों तरफ बेइज्जती हुआ करती थी। हम जहां भी जाया करते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। वो मजाक हमें घर में नहीं बैठने देता था। दोस्त हम सुबह निकल जाया करते थे और रात को 11-12 बजे से पहले हम घर में नहीं घुसा करते थे। प्लान 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 प्लान, पूरे दिन प्लान प्लान प्लान। दोस्त हमें किसी ने नहीं सिखाया कि प्लान दिखाना कैसे है। हमने 2 बार विवेक सर को दिल्ली बुलाया। एक दिन वसुंधरा ऑफिस में हमारी काउंसलिंग हुई थी, और एक वो जयपुर जा रहे थे, तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उनका इंटरचेंज था ट्रेन का, जहां हमें 1 घंटे उनके साथ बैठने का मौका मिला। वहीं से हमने उनसे सारे पेन ड्राइव में वीडियोज लिए, सारे प्लान की पीपीटी ली, और हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शुरू के 1 महीने मुझे आज भी याद है, मैंने स्पिरुलिना में 65 मिनरल्स और विटामिन बताए। और सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग में जब हम गए तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तू तो 56 बता रहा था, सॉरी 56 बताया करता था, इसमें तो 45 ही है। मैंने उसको बोला भाई आगे से मिलके दोनों भाई 45 बताया करेंगे, क्या हो गया। तो ऐसे करके उठते बैठते हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी। हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ आई, दोस्त हम इस बिजनेस में मेहनत बहुत करते थे, लेकिन रिजल्ट उस लेवल पे नहीं मिलते थे। हमारे बिजनेस में जो रिजल्ट मिलने शुरू हुए, वो कब आने शुरू हुए, जब सिद्धार्थ जी ने आईटीओ पे सक्सेस सेमिनार रखा। दोस्त सक्सेस सेमिनार में हमने अपनी पूरी टीम को लाना शुरू किया। वहीं फिर आईटीओ पे हमारी सीएनटी शुरू हुई, और इसके साथ ही साथ सक्सेस बाय चॉइस, एसबीसी के नाम से सिद्धार्थ जी का एक प्रोग्राम था जो हमने अटेंड किया। और वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमें समझ में आया कि सफलता हम आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं, जबकि सफलता छिपी होती है हमारे इनर वर्ल्ड में। कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या होता है, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड सिद्धार्थ जी ने प्रोग्राम चालू किया। वो सारी एजुकेशन लेने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, दोस्त मेहनत की, पागलों वाली मेहनत करी, जूनी वाली मेहनत करी, और मेहनत करने के साथ साथ हम सिद्धार्थ जी के एजुकेशन का पार्ट बने रहे। और दोस्तों उसका नतीजा ये है कि शुरू में परेशानियों के बावजूद आज अगर मैं बात करूं, मेरी जो पहले महीने की जो इनकम थी वो 264 रुपए थी, और आज अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं तो वो 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है। और दोस्तों जब 10 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम होती है तो लाइफ बहुत शानदार होती है ना। अब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, कौन से होटल में रुकना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ वैकेशन करनी है, किस तरह के क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज आपकी लाइफ में नहीं रह जाता है। आज वेस्टीज की बदौलत, पेरेंट्स के आशीर्वाद की बदौलत, अपलाइन के आशीर्वाद की बदौलत आज लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नाम का वर्ड नहीं रह गया है। मेरी बेटी से अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो वो एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रही है, शी इज इन 11th, आकाश में उसका एडमिशन हुआ। उसने बोला पापा अगर मैं फॉरेन में जाके पढ़ना चाहूँ तो क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा जहां पढ़ना चाहेगी बेटा वहां पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ वेस्टीज है। तुम बड़े बड़े सपने देखो, और इतने बड़े देखो कि मैं और ज्यादा प्लान दिखाने के लिए मोटिवेटेड हूँ, और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड हूँ। दोस्त वो राजीव शर्मा जो मोटरसाइकिल पे चला करता था, लाल रंग की पैशन हीरो होंडा, जो मुझे अच्छे से याद है, लगभग 2 लाख किलोमीटर तो मैंने तब चलाई थी जब मीटर ठीक था, और 2 लाख किलोमीटर तब चलाई जब उसका मीटर खराब था। 4 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई मैंने वो, और आज वही
पैशन की वजह से आज दोस्तों इस बिजनेस की बदौलत मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिलता है। मेरी पहली गाड़ी सेंट्रो थी जिसको अक्सर मैं यूज करता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ से मर्सिडीज खरीदी। और दोस्तों इस बिजनेस की बदौलत लगभग 10 कंट्री में यहाँ से घूम के आ चुका हूँ। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ, याद नहीं रहती है, क्योंकि आप पहले दिन वो पहली बार जो था वो क्रेज था। मुझे आज भी याद है जब पहला मेरा थाईलैंड का ट्रिप था, पता नहीं सूटकेस भर भर के हम कपड़े ले गए थे, कंफ्यूज थे कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी 3 दिन से पहले, मतलब 3 रात नींद ही नहीं आई, क्या होगा, कैसा हवाई जहाज होगा, कैसी इंटरनेशनल फ्लाइट होगी। और मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार वो सिक्योरिटी चेक इन करा रहा था, बोर्डिंग पास ले रहा था, एक एक चीज के अंदर एक्साइटमेंट था। हम हवाई जहाज में, थाई एयरवेज की वो फ्लाइट थी, इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस थी, कितना खूबसूरत वो इंटरनेशनल फ्लाइट था। और जब हम उस फ्लाइट के अंदर बैठे, राजू गुप्ता जी हमारे साथ में थे, पूरी मस्ती वहां पे हुई। और विंडो सीट, इनफैक्ट मैं और गिरी जी साथ में बैठे हुए थे, तो जब विंडो सीट के ऊपर हम बैठे हुए थे तो 40,000 की एवरेज हाइट के ऊपर हवाई जहाज उड़ता है और बादलों से भी आप ऊपर चले जाते हैं। आप सोच के देखो वो नजारा, जब आप बादलों से ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पे आप उड़ रहे हो, एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस आपके लिए कॉफी लेके आए, आप जो चाहे आपको वो मिले और पूरा माहौल वेस्टिजियन हो, तो दोस्त वो आनंद के पल कहीं और हो नहीं सकते। वो गिरी जी और मैं उस दिन बात कर रहे थे कि गिरी जी, हमारी जिंदगी में इतने चैलेंजेस आए, इतने लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, फेसबुक पे हम ट्रोल हुए, हमारे दोस्त हमारा मजाक बनाया करते थे, अगर हम उस समय उनकी बात मान लेते तो क्या आज हमारी लाइफ ऐसी होती। दोस्त, हम फॉरेन टूर करके आए, थाईलैंड टूर करके आए, और अब तो हालत ही हो गई है, फॉरेन टूर जाना होता है ठीक है, अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्रेज नहीं है, क्योंकि बड़ी कॉमन चीज हो गई है। मैं थाईलैंड गया, दुबई गया, अबू धाबी, इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, न जाने कितनी कंट्री यहाँ से घूमने का मौका मिला है। साउथ अफ्रीका भी पीछे घूम के आए थे। और अब यकीन है कि पूरी दुनिया हम 110% घूम के रहेंगे। अब वेस्टीज ने वो चीज कर दी है दोस्त। अब जो हमारे शुरुआत में सपने हुआ करते थे ना, लाखों रुपए की इनकम होगी, हम विदेश जाएंगे, गाड़ी होगी, वो चीज खत्म। अब एक्साइटमेंट उन चीजों से खत्म हो गया। आज की डेट में जो एक्साइटमेंट होता है दोस्तों, वो तब होता है जब हमारी टीम के अंदर गाड़ियां आती हैं। आप लोग जब विदेश यात्राएं करने जाते हो, जब नई नई गाड़ियों के फीते काटने का मौका मिलता है, अभी सुरेश पंडित जी परसों BMW ली है, अब ये चीज थोड़ा सा खुशी देती है। अब खुशियों का पैरामीटर दोस्तों चेंज हो गया है। अब दिल से सिर्फ एक चाहत है, क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं, ट्रांस यमुना में, हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो बस अभी मैं रेहान भाई के साथ बैठा हुआ था, तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले समय में रेहान भाई 500 लग्जरी कार तो कम से कम भजनपुरा क्षेत्र में होनी चाहिए, है ना। एक एक आदमी को पता होना चाहिए ट्रांस यमुना में कि अगर कोई लग्जरी कार है तो हो ना हो ये वेस्टीज की होगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गोलचक्कर की तरफ से आ रहा था मर्सिडीज लेके, तो दिनेश करदम जी पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने मेरे को फोन किया, तो पीछे वेस्टीज का लोगो लगा हुआ था। तो दिनेश करदम जी बोले, सर मैं तो पहले ही समझ गया था कोई वेस्टीजियन होगा, और बाद में फिर आपका स्टिकर देख के समझ में आ गया। तो आने वाले समय में हम वो हालत कर देंगे भजनपुरा क्षेत्र में कि गली गली के अंदर मर्सिडीज, BMW और ऑडी होंगी। और दोस्त, इस बिजनेस के अंदर वो ताकत है। मैं 2-3 चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में। दोस्तों, हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जो पूरी दुनिया को वो एक सबसे बड़ा मार्केट नजर आता है। 52 लाख करोड़ का मार्केट है FMCG का। मैं सिर्फ FMCG की बात कर रहा हूँ, आटा, दाल, चावल, चीनी, साबुन, शैम्पू, इनकी बात कर रहा हूँ। मोबाइल फोन्स, ये अलग अलग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो लगभग 52,000 करोड़ का इंडस्ट्री सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम FMCG सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारी कंपनी का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो मात्र 2300 करोड़ रुपए था। अगर हम 15 से 20% के CAGR से भी बढ़ते हैं, जो कि हमारी कंपनी 60 से 70% के CAGR को मेंटेन कर रही है दोस्तों, अभी आप, मतलब मैं कभी भी अंदर से इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक एक बच्चे के पास अलग अलग कलर की फरारीज होंगी। इतना पोटेंशियल हमारे देश के अंदर है, बट वो जुनून, वो जज्बा, वो पागलपन चाहिए। वो चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए। हम जब तक कम से कम 5 से 10 प्लान ना दिखा दें, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप क्या सोचते हो, शिवम जी की इनकम आने वाले 10 साल के अंदर क्या होगी? अगर करोड़ों रुपए महीना ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, आप सब लोगों के साथ भी वो हो सकता है, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन ए ह्यूज मार्केट। आज अमेरिका, जापान, चाइना हमसे लड़ना चाहता है। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि हमारे पास मार्केट है, सेल्फ ड्रिवन मार्केट है हम लोगों का। दोस्त, इतने बड़े मार्केट के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, जितना एक कंट्री होता है उतना तो हमारा ट्रांस यमुना है। दुबई से ज्यादा बिल्कुल सर। पॉपुलेशन तो हमारे मौजपुर, सीलमपुर, बाबरपुर इलाके में रहती है। तो हम कितने बड़े मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, हमें अभी अंदाजा नहीं है। मैं दुबई में भी गया, मैंने वेस्टीज बिजनेस वहां पे भी किया। दोस्तों, बहुत टफ है।
हमारे देश में बिजनेस करना सबसे आसान है। जगह जगह लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके पास कमी है, उनके सपने हैं, बस हमें थोड़ा सा बड़ा सोचना है। इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर मेरे पास 10 से 15 मिनट है तो मुझे बता दीजिए, वो मैं जी सर, चीजें आपसे बिल्कुल शेयर सर, करना चाहूंगा जरूर। बिल्कुल समय है सर, बिल्कुल समय। मेरे पास टाइम है 10 मिनट। यस सर, बिल्कुल सर। ओके दोस्त, आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं अगर आप कुछ फंडामेंटल चीजों को, बेसिक चीजों को ध्यान में रखें। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कोई जेसीबी या ट्रैक्टर या कुछ ऐसी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। इस बिजनेस में आपको सफल होने के लिए बहुत सारा काम इनसाइड करना होता है, अंदर से करना होता है। दोस्त, सबसे पहले इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हमारा वाई क्लियर होना है। क्यों करना है हमें ये बिजनेस? जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे हम, तब तक हम इस बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। वाई पार्ट जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हमने इस बिजनेस को क्यों किया? क्योंकि हमारी चारों तरफ बेइज्जती हो रही थी। हमारी जो पुरानी कंपनी थी वो बंद हो चुकी थी। हम जहां जाते थे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और अगर हम इस बिजनेस में सफल नहीं होते तो लोग हमें जिंदा नहीं रहने देते। ये बर्निंग डिजायर थी हम लोगों की, ये हमें सोने नहीं देती थी, इसलिए हमने काम करना शुरू किया। आपकी लाइफ में वो बर्निंग डिजायर क्या है? दोस्त, आज मैं जब यूथ से बात करता हूँ, जो जितने भी युवा हैं उन लोगों से बात करता हूँ, तो एक चीज की झलक मुझे साफ नजर आती है। आज पूरी दुनिया यूथ को नया कुछ सिखाने में लगी हुई है, और यूथ है उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। आज गूगल, इंस्टा, इन सब का जमाना है। आज के जमाने का यूथ पुराने लोगों से 10 गुना आगे है। लेकिन पुराने लोग क्या समझते हैं, इन्हें कुछ अकल दकल नहीं है, और नए लोग क्या समझते हैं कि लोग हमें समझते नहीं है। दोस्त, आपका वाय क्या है? आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ बैठ के वो वाय पार्ट क्लियर कर लीजिए। क्या करना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स को क्या देना चाहते हैं? अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? आपके क्या सपने हैं? आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं? वो कौन सी इनकम, कौन सी डेस्टिनेशन, कौन सी गाड़ी, एक एक चीज जिस दिन आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है वो है दोस्तों भरोसा। किसी और पे नहीं, सबसे पहला भरोसा हमें अपने ऊपर करना है। हम सभी लोग, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें बनाया है, और दोस्त जब वो बनाता है तो वो मास्टरपीस बनाता है। वो बनाने में कभी कोई गड़बड़ी करता नहीं है। आपको अगर उसने बनाया है तो कुछ ना कुछ यूनिक करके बनाया है। और दोस्त, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम जमाने के लिए जिए वो एक बड़ी बात होती है, और वो हम तब जी सकते हैं जब हम अपने सपनों को पूरा कर लें। तो दोस्त, सबसे पहले भरोसा करना है अपने ऊपर, क्योंकि आप ऊपर वाले के क्रिएचर हैं। जब भी वो बनाता है कुछ यूनिक बनाता है, और आपको बनाया गया है सफल होने के लिए। दूसरी चीज, हमें फेथ लेना है अपनी कंपनी के ऊपर। दोस्तों, 18 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के तजुर्बे के आधार पे आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज वेस्टीज के पास है, जो थॉट प्रोसेस वेस्टीज के पास है, अभी हमारे देश में किसी भी कंपनी को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 10 साल लगेंगे। और 10 साल में वेस्टीज कहां होगा वो कंपनी अभी सोच भी नहीं सकती है। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो वेस्टीज ने बहुत पहले बना लिया है। मैं आप लोगों से एक डेटा शेयर करता हूं। आज की डेट में अगर कोरियर की बात करें तो आप किसी भी कोरियर वाले के पास जाइए, आप बात करना कोरियर वालों से। आज की डेट में जो कोरियर का जो चार्ज है वो 500 से 1000 रुपए पर केजी है। ठीक है, आप किसी भी कोरियर वाले से पता करना। और हमारा जो राइस ब्रांड है ना, 1 लीटर का, वो राइस ब्रांड 1 लीटर का हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं अगर 1600 रुपए का ऑर्डर होता है तो। दोस्तों, ये कंपनी कितने बड़े खर्चे वहन कर रही है इस बात का भी हमें अंदाजा नहीं है। इस कंपनी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अभी कोई कंपनी हमारे आसपास भी टक्कर देने वाली नहीं है। तो पहला भरोसा अपने ऊपर करना है। दूसरा भरोसा करना है हमें इस कंपनी के ऊपर। आप सबसे सेफ हैंड में है। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी आज 30वें नंबर पे आई है। और टेक्निकली देखो, किसी भी चीज को समझने के दो तरीके होते हैं, एक इमोशनली और एक मेंटली। इमोशनली तो हम एक दूसरे को सभी जानते हैं, इस कंपनी के प्रति सभी समर्पित हैं, लेकिन अगर मैं मेंटली बात करूं तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में अपनी रैंकिंग इस स्पीड के साथ चेंज कर पाई हो। हम पहली बार जब आए थे 93rd रैंक पे थे, देन 63rd रैंक पे थे, अभी 30th रैंक पे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले साल के अंदर हम टॉप 10 में आए, उसके बाद टॉप 5 में आए, और हम नंबर 1 भी 100% आएंगे। दोस्त, ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें लंबे भरोसे के साथ, लंबे कमिटमेंट के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी सफलता तय है। बीच में बीन बजाने वाले लोग बहुत आएंगे, उनकी बीन में मत बह जाना।
ठीक है, वो आपको थैले में बंद करके पता नहीं कहां ले जाएंगे, इस बात का अंदाजा आपको भी नहीं चलेगा। आपको 5 साल का कमिटमेंट इस कंपनी के साथ करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा करना है, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया का जो सबसे बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, उस लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग के अंदर हम लोग आते हैं। हमारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है वो शुरुआत होती है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से, जो नंबर 1 अर्नर है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में। दूसरी जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग आती है वो मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी हैं, जो कि एक मैजिकल मैन है जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। और तीसरा ग्रोरिच एसोसिएट जो बहुत पैशनेटेड है सभी की सफलता के लिए, धर्मेंद्र मान जी हैं, शिवम गोस्वामी जी हैं। ऐसी लीडरशिप आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। दिनेश करदम जी जो कि बहुत कमिटेड है, बहुत पैशनेटेड है और बहुत माइन्यूट लेवल पे एजुकेशन अपनी टीम के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहला भरोसा हमें करना है अपने ऊपर, दूसरा कंपनी के ऊपर, और तीसरा भरोसा हमें करना है अपनी अपलाइन के ऊपर, राइट। बहुत सारी चीजें आज की डेट में मार्केट में फैल रही हैं, उनकी तरफ मत जाइएगा। सारी शॉर्ट टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म आपको मिल चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है इस बिजनेस में सफल होने के लिए वो है हमारा मैसिव एक्शन। एक्शन नहीं, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन बोले तो कम से कम अगर आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग्स कर रहे हैं, आई डोंट नो आप कोविड में किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मोस्ट ऑफ द जो हमारा बिजनेस है वो जूम के ऊपर चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। आप चाहे जूम के जरिए, आप चाहे फिजिकल, आप चाहे होम मीटिंग, चाहे कैसी भी मीटिंग करें, लेकिन अगर आप इस बिजनेस के बिल्डिंग फेज में हैं, बिल्डिंग फेज क्राउन डायरेक्टर से पहले का जो लेवल होता है दोस्तों, वो इस बिजनेस का बिल्डिंग फेज कहलाता है। अगर आप क्राउन से नीचे हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 मीटिंग्स रोजाना करनी होंगी। कम से कम 5 से 7 मीटिंग आपको रोजाना करनी है, तभी सीरियस लीडरशिप आपकी टीम में, नेटवर्क में डेवलप होगी, बिल्ड होगी और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल के आएगी। तो आज के बाद कमिटमेंट लीजिए कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो एक्शन नहीं लेना है, मैसिव एक्शन लेना है। मैसिव एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपकी टीम, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले देख के पागल हो जाए कि इसके अंदर कहां का भूत प्रेत, क्या बाधा आ गई है। इस लेवल पे जाके हमें काम करना है, क्योंकि सफलता हमें तभी मिलती है। दोस्त एक्शन में 2 चीजें हमें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं हमारे नेटवर्क को और हमारे टर्नओवर को बढ़ाने में जो चीजें मदद करती हैं वो है हमारे 7 बेसिक्स, जो बाली सर ने हमें बताए हुए हैं, हम सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ रिपीट करूंगा। पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा बेसिक है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा बेसिक है मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये 7 वो बेसिक्स हैं दोस्तों जो हमारे खून में बस जाने चाहिए। हमारे सोते जागते उठते बैठते इन 7 चीजों के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और दोस्त हमारे नेटवर्क में ग्रोथ प्रॉपर रहे, हमारा नेटवर्क तेजी से बढ़े, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए बाली सर ने हमें 7 मिस्टेक्स बताई हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। आप लोग पूछते हैं कि भाई काउंसलिंग में हमें क्या बात करनी चाहिए अपलाइन से, तो आपको काउंसलिंग के समय पे सिर्फ डिस्कस क्या करना है कि अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि सर गलती से भी कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है 7 मिस्टेक्स में से, क्योंकि ये वो मिस्टेक है दोस्तों जो आपके नेटवर्क की ग्रोथ को रोकेंगी और आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएंगी, राइट। तो 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और 7 बेसिक्स को मैसिव लेवल पे करना है। मैसिव मतलब मैसिव। और चौथी चीज दोस्त, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं इस बिजनेस के अंदर, चौथी चीज बेहद जरूरी है और चौथी चीज होती है दोस्तों माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। जो सिद्धार्थ जी बोलते हैं ड्रीम मोड में रहें। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को सफलता जल्दी से नहीं मिलती। और यहाँ पे मैं एक चीज में बहुत फर्म बिलीव करता हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, सिद्धार्थ जी से बात करी, विवेक सक्सेना जी से बात करी, इनफैक्ट बाली सर से भी इस बारे में बात करी, तो सभी ने एक चीज बताई, लॉ ऑफ कर्मा। हमने जो कर्म पास्ट में करे हैं उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है, और हमें फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो डिसाइड कब होगा, जो काम हम आज करेंगे। तो दोस्त काम इतने खतरनाक लेवल पे कर दो, पास्ट का तो मुझे नहीं पता और पास्ट का हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन आज हम इतने बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमें जल्दी सफलता मिले। दोस्त आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपको वो 6 लोग जो क्राउन डायरेक्टर बनाएंगे उनका जन्म हो चुका है। अब वो कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन वो मिलेंगे कब, जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, हम ड्रीम मोड में रहेंगे। वो कब मिलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को हम मिलेंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं हमारी सफलता की हो जाएंगी। दोस्त एक ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता इक्का कौन सा है, लेकिन एक बात तय है कि अगर हमने 52 के 52 पत्ते खोल दिए तो 4 इक्के हमें जरूर मिल जाएंगे, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में
एक विजिबल डेटा है, एक आंकड़ा है। अक्सर लोग कहते हैं 10-15 लोगों को प्लान दिखाने के बाद, सर मेरे तो बहुत सारे लोगों को मिला, मेरी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है, रीपर्चेज नहीं हो रही है। पहला पड़ाव हमारा होता है 1000 प्लान। 1000 प्लान हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। और वो 1000 आपको नहीं दिखाने दोस्त, आपको तो 100-150 लोगों की लिस्ट बनानी है। उन 100-150 लोगों को प्लान शेयर करना है। उसमें से 15 से 20 लोग आपके साथ आएंगे। उन 15 से 20 लोगों की 100-150 लोगों की लिस्ट बनानी है। और यही काम करते हुए 6 से 8 महीने के अंदर हमें 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। हमारा दूसरा पड़ाव होता है 1000 लोगों का नेटवर्क। हम 1000 लोगों को पहले स्टेज में प्लान दिखाएंगे, दूसरी स्टेज में हम 1000 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। तब हम अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, सर मेरा नेटवर्क किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आई एम डैम श्योर, 100% मेरी गारंटी है कि आप जिस दिन 1000 लोगों का नेटवर्क बना दोगे, आप इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर कम से कम बन चुके होंगे। बशर्ते ध्यान रखना, आप 6 के 6 नेटवर्क में 200-200 लोगों को ज्वाइन कराएं। राइट, मिनिमम जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए हमारी किसी भी नेटवर्क में, कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए। और ये हो सकेगा तभी जब हम मैसिव एक्शन करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको दिन प्रतिदिन अपनी लीडरशिप के ऊपर काम करना होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग पैसा कमाते हैं जिनके अंदर लीडरशिप होती है। और लीडरशिप 4 पिलर के ऊपर आधारित होती है। पहला स्पिरिचुअल, दूसरा मेंटल, तीसरा फिजिकल, चौथा फाइनेंशियल। आप इन चारों पैरामीटर पे जितने स्ट्रांग होते चले जाएंगे, जितना ज्यादा सीखते चले जाएंगे, आपकी लीडरशिप में निखार आता चला जाएगा। आपके अंदर एक मैग्नेटिक तत्व डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप मैग्नेट बन जाएंगे, उस दिन मैग्नेट दूसरे चीजों को, दूसरे लीडर्स को अपने आप ऑटोमेटिक अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगी। दोस्त, इन 4 चीजों के ऊपर काम करना है, इन फंडामेंटल्स को फॉलो करना है। और ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल आपकी भी अपनी मर्सिडीज होगी, आपकी भी अपनी BMW होगी, आप भी हमारे साथ विदेश यात्राओं पे घूम रहे होंगे और आप भी इसी तरह की सक्सेस सेमिनार कर रहे होंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच। ओवर टू मदन जी और महबूब जी। थैंक यू सो वेरी मच राजीव शर्मा सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपका सर बहुत आपका बहुत, वॉइस नहीं आ रहा है महबूब जी। अब आ रही है सर मेरी आवाज? सर आपकी आवाज क्लियर